Good morning, students. Good morning, sir. Okay, so in the last lecture, we have seen the characteristics of rectangular waveguides. All right, and today we will proceed further and we'll see the propagation of waves in rectangular waveguides. And this is important from the examination point of view also. तो इसको ध्यान से आपको तैयार करना है इसे. Okay. So now यहाँ पे आप देख रहे हो कि we have taken a rectangular waveguide whose dimensions are shown here along the x direction. The dimension is a, and along the y direction we have taken the dimension b. ठीक है, तो ये अपन ले रहे हैं एंड जो वेव्स का जो प्रोपेगेशन है दैट इज अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन. ये ध्यान में रखें हैं, द direction of propagation of the wave is along the positive z direction, and in this case we are considering that the waveguide is filled with air as the dielectric. All right, तो अब यहाँ पे वेव चूंकि जो है वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए हम वेव इक्वेशन जो है वो लिखेंगे टी और टीएम वेव्स के लिए. सो लेट अस राइट द इक्वेशन फॉर T and TM wave. तो अपन जानते हैं कि for TM wave Hz is equal to 0. For TM wave Hz that is equal to 0, and for T wave Ez that is equal to 0. Alright? And the heading for this is propagation of waves. Propagation of waves in rectangular waveguides. Okay, so let us write the wave equation for them. जो अपन ने पहले फर्स्ट चैप्टर में देखी थी, हमने निकाला था डेल स्क्वायर Ez. यदि आपने अभी तक उसमें उस चैप्टर को देखा हो, पढ़ा हो और मेरे लेक्चर सुने हो तो आपको ध्यान होगा दिस इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन इनटू Ez. दिस इज फॉर टीएम वेव. दिस इज फॉर टीएम वेव, क्योंकि टीएम वेव के लिए जो है वो Ez0 नहीं होता है. ठीक है, एंड फॉर टी वेव हमारी इक्वेशन है डेल स्क्वायर Hz दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन Hz, एंड दिस इज फॉर टीई वेव. दिस इज फॉर टीई वेव. अब इसको यदि अपन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सपांड करें तो हम इसको लिख सकते हैं यहां से डेल्टा स्क्वायर Ez बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर Ez बाय डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर Ez बाय डेल्टा जेड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन Ez. अब हमने जब फर्स्ट चैप्टर में देखा था तो उसमें हमने कुछ ऑपरेटर डिफाइन किए, तो मैंने कहा था इनकी जरूरत पड़ेगी जब हम वेवगाइड के चैप्टर पर जाएंगे. तो वहां पर हमने निकाला था कि डेल्टा स्क्वायर बाय डेल्टा जेड स्क्वायर, ये जो ऑपरेटर है दिस इज गामा स्क्वायर. Okay, so that is equal to gamma square. So now here we will substitute for delta square by delta z square. गामा स्क्वायर यहाँ पर लिखते हैं, तो वो लिखेंगे तो हमारा ऊपर का जो एक्सप्रेशन है वो बन जाएगा डेल्टा स्क्वायर Ez बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर Ez बाय डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर Ez, that is equal to minus omega square mu epsilon Ez.
ओके, अब इस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन वाले टर्म को लेफ्ट साइड में ले लें, तो इसी जगह मैं जो है इसको कर देता हूं, यहाँ पे अपन इसको टर्म को इधर लेफ्ट साइड में ले लें, तो ये बन जाएगा प्लस गामा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन Ez that is equal to 0. ओके, अब यहां पर अपन गामा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन दैट इज ए कांस्टेंट विच वी राइट एज गामा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन दैट इज इक्वल टू h स्क्वायर, right? And this equation, this is called characteristic equation. Characteristic equation. ठीक है, और जो वैल्यू ऑफ h है दे आर नोन एज दी आइगन वैल्यूज और कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यूज वैल्यू ऑफ h that are known as eigen value or characteristic values. All right, now let us write this equation again using h square this term. तो यहां पर हम अपन इसको इस इक्वेशन को लिख सकते हैं डेल्टा स्क्वायर Ez बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर Ez बाय डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस h square Ez, this is equal to 0. This is for TM wave. This is for TM wave. Okay. Similarly, you can write the equation for Hz. All right, that is for T wave. So this you can write as delta square Hz by delta x square plus delta square Hz by delta y square then plus h square Hz that is equal to 0. This is for TE wave. Right? ये दोनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे. दिस इज 1 and 2. अब इन इक्वेशन को सॉल्व करके these are the differential equations in Ez and Hz. So if we solve these differential equations, we can get the value or the solutions for Ez and Hz. ठीक है, अब हम मैक्सवेल्स इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे टू फाइंड other components which are in x and y directions, that is Ex, Ey, Hx and Hy, right? So that now we'll do using the Maxwell's equations. So now for free space, Maxwell's fourth equation जो है हमारा for free space Maxwell's fourth equation. This equation we have seen del cross H that is equal to minus delta E by delta T. This we have seen, but delta by delta T भी एक ऑपरेटर है जो अपन ने देखा था, and which is nothing but j ओमेगा. So delta by delta T की जगह अपन यहाँ j ओमेगा लिख देते हैं, j ओमेगा एप्सिलॉन वेक्टर E. Alright, this is your del cross H. ठीक है, क्योंकि del cross H जो है that was delta D upon delta T, where D was the displacement vector. Okay, so here j omega denotes, j omega is nothing but delta by delta T. अब इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, इसको हम सॉल्व करें, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो हमें क्या मिलेगा, I
j k, then delta by delta x, delta by delta y, delta by delta z, और यहाँ आ जाएगा एच एक्स, एच वाई एंड एच जेड, and this is nothing but j omega epsilon into exi plus eyj plus ez k. ऑल राइट, तो ये आ गया। अब इसमें आप डेल्टा बाय डेल्टा जेड जो है वो माइनस गामा ऑपरेटर है, अपन जानते हैं, तो हम यहाँ इसको रिप्लेस करेंगे किससे, डेल्टा बाय डेल्टा जेड दैट इज इक्वल टू माइनस गामा। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी आई जे के डेल्टा बाय डेल्टा एक्स डेल्टा बाय डेल्टा वाई minus gamma, and this is hx, hy and hz. Okay, this is your left hand side, and the right hand side will be j omega epsilon into the same thing exi plus eyj plus ezk. ठीक है, अब इनको अपन एक्सपांड करें, इक्वेशन को सॉल्व, लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स जो है उसको सॉल्व करें, तो अपन इसको किस तरह से लिख सकते हैं, वेक्टर आई के कंपोनेंट लिख देंगे, वेक्टर जे के लिख देंगे, वेक्टर के लिख देंगे, एंड देन वील इक्वेट देम। ठीक है ना, ये हम करते हैं। तो वेक्टर आई के साथ जो कंपोनेंट्स है वो देखें क्या है, डेल्टा एच जेड अपॉन डेल्टा वाई, एंड देन दिस विल बी प्लस गामा एच वाई, that will be equal to j omega epsilon ex. This is the first equation. Second equation which we will get, that is j component के अपन वेक्टर देखें, सॉरी कंपोनेंट देखें j वेक्टर के, तो ये आ जाएगा आपका डेल्टा एच जेड बाय डेल्टा एक्स प्लस गामा एच एक्स, that is equal to minus j omega epsilon ey, and the third one, that is your delta k ka component, so that will be delta hy by delta x minus delta hx by delta y, that will be equal to j omega epsilon ez. All right, so this is your three equations, इनकी जरूरत पड़ेगी हमको अभी, so इसको अपन नंबर डाल देते हैं, वहां 1 2 ले लिया, this is suppose 3, this is 4 and this is 5. All right, अब अपन लेते हैं मैक्सवेल की दूसरी थर्ड इक्वेशन। Okay, so let us write Maxwell's third equation और उससे निकालें। तो मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन हमारी कहती है डेल क्रॉस ई, दिस इज अवर मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन है। So del cross E, that is equal to minus j omega mu vector h। ठीक है ना, यहाँ पर फिर से वही j ओमेगा को हमने यूज किया है डेल्टा बाय डेल्टा टी की जगह। ठीक है, तो इसको भी डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखें तो क्या मिल जाएगा, यहाँ आई जे के डेल्टा बाय डेल्टा एक्स डेल्टा बाय डेल्टा वाई डेल्टा बाय डेल्टा जेड एक्स ई वाई जेड। okay, and this is equal to minus j omega mu hx I plus hyg plus hz k। ठीक है,
अगेन सेम थिंग उसी तरह से एक्सपांड करेंगे इसको और इसको सॉल्व करें, और डेल्टा बाय डेल्टा जेड की जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस गामा। ठीक है, तो यहीं पे मैं इसको चेंज कर देता हूं, यहाँ पे अपन डेल्टा बाय डेल्टा जेड की जगह और माइनस गामा लिख देते हैं। ठीक है, एंड नाउ लेट अस सॉल्व दीज इक्वेशंस। तो पहला इक्वेशन हमें आई की कंपोनेंट लिखना है, सो दैट विल बी डेल्टा ई जेड बाय डेल्टा वाई प्लस गामा ई वाई, right, that will be equal to minus j omega mu hx. Then second equation will be delta Ez by delta x plus gamma Ex, that will be equal to plus, ये प्लस बन जाएगा j omega mu hy. And then the third equation will be delta Ey by delta x minus delta Ex by delta y, that is equal to minus j omega mu into hz. अब ये जो इक्वेशंस हैं हमारी, जो हमें यहाँ मिली 3, 4, 5 और ये 6, 7 और 8, इनका अब हम यूज करेंगे हमारे Ex, Ey, Hx और Hy को पाने के लिए। तो पहले अपन जो है Hy की वैल्यू लिखते हैं इक्वेशन नंबर 3 से। इक्वेशन नंबर 3 से हम Hy की वैल्यू लें और उसको अपन सब्स्टिट्यूट कर देंगे 7 में। ठीक है, तो अब आगे हम इसको यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, from equation 3 we can write Hy, that is equal to 1 upon j omega mu from equation not 3, from equation 7, sorry, from equation 7, from equation 7, ठीक है, Hy that will be equal to 1 upon j omega mu delta Ez by delta x, इस इक्वेशन से। ठीक है, प्लस गामा अपॉन j ओमेगा म्यू इंटू Ex। अब ये जो Hy की वैल्यू है इसको अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, ये यहां पर। सो सब्स्टिट्यूटिंग the value of Hy in equation 3. ओके, सो क्या मिलेगा अपने को, डेल्टा Hz बाय डेल्टा y प्लस गामा इंटू हो जाएगा ये 1 अपॉन j ओमेगा म्यू और क्या था डेल्टा Ez बाय डेल्टा x प्लस गामा अपॉन j ओमेगा म्यू into Ex, and this will become equal to j omega epsilon into Ex. ओके, सो अब यहाँ पर
Ex का टर्म एक तरफ ले लेते हैं, Ex that will that Ex left side में, so this will be Ex into j omega epsilon minus gamma square upon j omega mu, ये टर्म आ जाएगा आपका। लेफ्ट साइड में लिख लिया हमने इसको, तो राइट साइड में अपन टर्म्स लिख सकते हैं बचे हुए बाकी के, दैट इज गामा अपॉन जे ओमेगा म्यू डेल्टा इजेड बाय डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एच जेड बाय डेल्टा वाई। और इस पूरी इक्वेशन को वी मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय जे ओमेगा म्यू, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय j omega mu, then we'll get Ex into j, this will be minus omega square mu epsilon, पहला टर्म आ गया, दूसरा रह जाएगा माइनस गामा स्क्वायर एंड दिस विल बी गामा डेल्टा Ez बाय डेल्टा x and this term will be plus j omega mu delta hz by delta y। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन और माइनस गामा स्क्वायर, सो दिस विल बिकम माइनस ऑफ गामा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, और गामा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन अपन ने एच स्क्वायर लिया हुआ है, तो अपन डायरेक्टली यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट माइनस एच स्क्वायर ई एक्स एंड दैट इज इक्वल टू ये राइट हैंड साइड दिस टर्म, or you can write Ex that is equal to minus gamma by h square into delta Ez by delta x minus j omega mu by h square into delta hz by delta y. This is your now equation number 9, very important. We have found out the component of electric field vector along the x direction, that is Ex, and now similarly we can write for Ey, Hx and Hy, ठीक है। ये सारा फिर पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इतना टाइम नहीं होगा आपके पास एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो आपको यहाँ से सीधा Ex आपका आ गया, then you should remember how to write for Ey, Hx and Hy. So Ey will become minus, और वैसे आप घर में प्रैक्टिस कर लें, सॉल्व कर लें कि आता है कि नहीं आता है। Ey is equal to minus gamma by h square delta Ez by delta y plus j omega mu by h square into delta hz by delta x. This is your equation number 10. Then hx is minus gamma by h square delta hz by delta x plus j omega epsilon divided by h square into delta Ez by delta y, equation number 11, and then Hy that is equal to minus gamma by h square
delta hz by delta y minus j omega epsilon by h square into delta ez by delta x। तो ये अपने को ex, ey, hx और hy इनके एक्सप्रेशंस मिल गए, इक्वेशंस मिल गई, राइट। एक जनरल रिलेशनशिप मिल गई हमें यहाँ पे। दीपक सैनी बहुत लेट आते हो, बड़े आराम से हैं, आधी क्लास निकल गई, 9:30 बज गए। ओके, सो नाउ ये जो है इक्वेशन दे गिव अस ए जनरल रिलेशनशिप है फॉर दी फील्ड कंपोनेंट्स। कौन से फील्ड कंपोनेंट्स? Ex, Ey, Hx, Hy और ऊपर अपन ने Hz और Ez के लिए भी देखा। सो दे गिव अस ए जनरल रिलेशनशिप फॉर द फील्ड कंपोनेंट्स विद इन ए वेवगाइड। अच्छा, अब यहां पर आप साथ में ये भी देखते हैं जो गामा है ना, दैट इज आल्सो अननोन। ओके, गामा इज आल्सो अननोन, सो दैट इज 6 फील्ड कंपोनेंट्स तो आपके पास हो ही गए, Ex, Ey, Ez, Hx, Hy, Hz। और उसके साथ साथ एक दूसरा कंपोनेंट जो गामा यहाँ पे आ रहा है वो भी अननोन है। इस तरह से 7 कंपोनेंट हैं जो आपको यहाँ पर याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद आप और चीज देखें कि ये जितने भी एक्सप्रेशन है 9, 10, 11, 12, इसमें आप Ex, Ey, Hx और Hy यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो यदि आपको Hz और Ez पता है तो Hz और Ez यदि मालूम है तो आप Ex, Ey, Hx और Hy ये चारों ही आप जो कंपोनेंट्स हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ओके, देन अब यहां पर अपन एक स्पेशल केस लें कि मान लीजिए हम TEM वेव ले लें, है ना। So if you take TEM wave, TEM वेव में क्या होता है कोई बता सकता है? याद है किसी को? TEM वेव Ez और Hz क्या होते हैं? 0 होते हैं। वेरी गुड है। Ez इज इक्वल टू 0 एंड Hz इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा? ये 0 जाएंगे सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। एंड देयरफॉर ऑल दीज Ex equal to Ey equal to Hx equal to Hy, they will be 0। तो Ez भी 0, Hz भी 0, Ex, Ey, Hx, Hy वो भी 0 हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? ये सारे फील्ड कंपोनेंट्स यदि 0 हैं तो ये सब 0 हो गए, तो इसका क्या मतलब हुआ? कोई नहीं बता सकता। वेव ट्रेवल नहीं कर रही है। हाँ, तो वेव है ही नहीं, मतलब दैट कैन नॉट एग्जिस्ट। TEM वेव इट कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड ए वेवगाइड। इस फ्री स्पेस में तो एग्जिस्ट कर सकती है, समझ में आ गई बात। बट इनसाइड द वेवगाइड्स सिंस ऑल द फील्ड कंपोनेंट्स दे बिकम 0 एंड देयरफॉर TEM वेव, ये पूछा जाता है बेटा एग्जामिनेशन में। इसके साथ ही एक छोटा सा क्वेश्चन डाल देते हैं 1 नंबर का, 2 नंबर का, कि शो दैट TEM wave cannot exist inside a waveguide। समझ में आ गई बात। So TEM wave cannot exist inside a waveguide। याद रहेगा आप सबको? ओके, ऑलराइट। सर ये इक्वेशन 10 और 11 है, उसमें ये बीच में प्लस आएगा या माइनस ही आएगा, या इनमें चेंज है कुछ? आप करके देखो, डू इट, ओके सर। है ना, डू इट योरसेल्फ। और कोई गलती हो तो मुझे बताना, तो मैं सुधार दूंगा, ठीक है। सो यू फाइंड आउट योरसेल्फ है। मैंने इसलिए कहा कि ये एग्जाम में तो अपने को इस तरह से लिखना है, परंतु आप खुद करके घर पर देखिए कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो आप खुद इसको देखेंगे, ठीक। यस सर। ऑलराइट, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक।
modes of operation in a waveguide. Now we move on to modes of operation. अब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, जो इस वेवगाइड में जो अपने को मिलता है, जो अभी तक अपन ने डिस्कस की है, दैट इज नोन एज हाफ साइन इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. क्या बोलते हैं उसको? हाफ साइन इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. ओके. और ये जो हाफ साइन इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मैंने शायद आपको yeah, I'll show you here. This is this. दिख रहा है आपको सबको? यहाँ पे देखिए आधी वेव है, आधी साइन वेव है. ठीक है. दिस इज कॉल्ड हाफ साइन इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. अब आप जानते हैं कि अपन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, वो किससे दिखाते हैं? नंबर ऑफ एरोज, है ना, पर यूनिट एरिया कह सकते हैं अपन. तो वो क्या शो करती है? स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड शो करती है. कि यहां पर जो ये वाला जो पोर्शन अपन ले रहे हैं, इसमें यहां पर, है ना, ये जो पोर्शन है, यहां पर देखिए स्ट्रेंथ ज्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि नंबर ऑफ एरोज जो है वो ज्यादा हमने दर्शाए हुए हैं. और यदि अपन इधर चलें दूसरी तरफ, इसके बी डायमेंशन की तरफ, तो यहां पर देखिए ये जो स्ट्रेंथ है ये कम है, नंबर ऑफ एरोज कम है इस तरफ. ठीक है. हैं? तो ये जो है, ये जो साइन वेव है, इससे अपन क्या दिखा रहे हैं? स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड दिखा रहे हैं. एंड दैट इज इंडिकेटेड बाय द स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस. तो जितनी ज्यादा लाइंस क्लोज होंगी, उतना ज्यादा जो फील्ड है दैट विल बी स्ट्रॉन्गर. ठीक है. अच्छा, दूसरी चीज, जो रीजन है मैक्सिमम वोल्टेज का है, दैट इज कंटिन्यूअसली मूविंग इन ए साइन वेव पैटर्न along the z डायरेक्शन. वो भी मैंने आपको दिखाया था, यदि आपको याद हो, एनिमेशन दिखाया था मैंने आपको, वीडियो, जिसमें कि वो z डायरेक्शन में मूव कर रही थी वेव. डू यू रिमेंबर दैट? Yes, sir. राइट. तो यहां पर हम वही बात कह रहे हैं कि द रीजन ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज इन दिस फील्ड मूव कंटिन्यूअसली डाउन द वेवगाइड इन ए साइन वेव पैटर्न. ठीक है. अच्छा, अब हमने बाउंड्री कंडीशंस भी आपको बताई थी वेवगाइड में प्रोपेगेशन के लिए. तो यहां पर बाउंड्री कंडीशन क्या होनी चाहिए? कि द फील्ड मस्ट ऑलवेज बी जीरो एट द बी वॉल्स ऑफ द वेवगाइड. बताया था ये. ठीक है. तो यहां पर अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बी वॉल है, बी वॉल पे जो है क्या है, यहाँ फील्ड जो है वो यहाँ जीरो हो रहा है. राइट. सो दिस बाउंड्री कंडीशन इज सेटिस्फाइड. ठीक है. और हाफ साइन फील्ड तो ये एक ही मोड है कॉन्फ़िगरेशन का. देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. ओके. सो लेट अस सी देम. अनदर मोड, ये देखिए आप, है, इसमें आप क्या देख रहे हैं? यहां पर आप देख रहे हैं पूरी फुल साइन वेव. देख रहे हैं? डू यू सी दिस? ये पूरी की पूरी फुल साइन वेव आ रही है यहां से यहां तक. और
यहाँ पर डायरेक्शन एक तरफ है, ऊपर की तरफ डायरेक्शन है, और यहाँ पे डायरेक्शन नीचे की तरफ है। दिस बिकम फुल साइन, पॉजिटिव वेव फ्रंट एक साइड में और नेगेटिव वेव फ्रंट जो है वो दूसरी साइड में हो गया। तो ये अनदर मोड हो गया वेव प्रोपेगेशन का। इसी तरह से और कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बाउंड्री कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए जीरो है, बाउंड्री पे जीरो होना चाहिए। कौन सी? बी वॉल्स की। तो बी वॉल्स की बाउंड्री पे जीरो है। देन लेट अस मूव, ये देखिए आप तीसरा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कितना वेवलेंथ है, हालांकि लिखा हुआ है, कोई बता सकता है कितना वेवलेंथ थी यहाँ पे? 1.5 है, 3/2 लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, और यहाँ पे भी देखिए बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। बी वॉल्स पे यहाँ पे क्या है? जीरो, जीरो फील्ड। ठीक है, तो बाउंड्री कंडीशन दे आर सेटिस्फाइड, और फील्ड जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू दी ए वॉल। ए वॉल को आप देख रहे हैं सभी में, जितने भी अपन ने देखे सब में जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज परपेंडिकुलर, इट मे बी इन द पॉजिटिव डायरेक्शन और इट मे बी इन द नेगेटिव डायरेक्शन डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। ठीक है, तो इस सब में ये परपेंडिकुलर है, सो दैट कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाइड इन दिस। ठीक है, ऑल राइट, and then let us see one more and then we'll close this। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा होगा? दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इन द रेक्टेंगुलर वेवगाइड, जो हमने आपको बताया था, पहले भी दिखाया था। यहाँ पर ही क्या है, ये क्लोज लूप्स में, देखिए दीज आर क्लोज लूप्स, राइट, ये अलग अलग लूप बने हुए हैं। डिपेंड करता है किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस हिसाब से ये बनते जाते हैं। तो जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की, दैट इज प्रोपोर्शनल H, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड H, that is proportional to the strength of electric field। मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, वहां पर उसी वक्त जो है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी मैक्सिमम होगा, राइट। इसको अपन यूं कहते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इट वेरीज इन अ साइन वेव पैटर्न डाउन द सेंटर ऑफ द वेव गाइड इन टाइम फेज विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, in time phase, right? So time phase means that the peak H lines and peak E lines, peak H lines जो maximum जहां amplitude है, ठीक है, that are called peak। तो peak H lines and peak E lines, right, they occur at the same instant in time। चाहे वो एक पॉइंट पे नहीं हो, अलग अलग पॉइंट पे हो, पर there should be peak H lines and peak E lines, they should be at the same time, all right, along the length of the waveguide। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? so you can ask me। कल और भी इंपॉर्टेंट, अब ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको ये बेसिक्स में आपको समझा रहा हूं, उसके बाद बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशंस आएंगी, डेरिवेशंस आएंगे, ठीक है ना, जिसमें आपको ज्यादा मजा आता है। ओके, but you must understand this also, basic concepts of the waveguide, right? Okay then।